to start. ठीक है. सो इसके पहले के दो छोटे छोटे लेक्चर में हम लोगों ने 11.1 और 11.2 ऐसे दो कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर लिया. हमने इंट्रोडक्शन देखा, बेसिक चीज़ें देखी, सारी चीज़ों को रिवाइज किया. हमने कुछ फार्मूले भी पढ़े और बार मैग्नेट के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें अब तक समझ ली है. दो छोटे छोटे डेरिवेशन भी देखे आप लोगों ने, एक पोटेंशियल एनर्जी का, दूसरा टाइम पीरियड का. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनको तैयारी करके रखना. अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को समझने वाले हैं, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल. ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मटेरियल के अंदर आता ही कहाँ से, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे. ध्यान दे रहे हो सारे बच्चे कि क्या वो वजह है, कहाँ से ये तैयार होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. चलेगा बच्चों? सुनो, देखो, जब आप छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, बहुत नाटक करते थे, हाँ तब की बात कर रहा हूँ मैं, तब आपको ओरेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ाया. उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से मान लो ये कोई एक मैग्नेटिक नीडल है और तुमने इस मैग्नेटिक नीडल को कहीं पे तो रख दिया, तो कॉमन सेंस से वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में स्टेशनरी हो जाएगी. तुमने क्या किया, इसकी डायरेक्शन को पैरेलल ऊपर से एक वायर पास कर दी लाइक दिस. ओके, अब कॉमन सेंस से वायर नॉर्थ साउथ है ये बताने की जरूरत नहीं है. फिर तुमने जैसे ये की ऑन किया और इस वायर से करंट फ्लो होना शुरू हो गया, तो तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि दिस नीडल रोटेट, ये नीडल रोटेट होती है. तुम्हारा करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा, तुमने एक के बजाय 2 या 3 बैटरियां लगाई तो एंगल ऑफ रोटेशन बढ़ता है. करंट का डायरेक्शन बदल दिया तो रोटेशन का एंगल बदल जाता है. तो यहाँ से हमने एक कंक्लूजन निकाला कि जो करंट है ये मैग्नेट की तरह इफेक्ट देता है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है अपने आजू बाजू में. तो यहाँ पे हमें एक चीज समझी कि करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. इस इफेक्ट का नाम भी रखा था हम लोगों ने, क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट. किसका? इलेक्ट्रिक करंट का. करेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो हमारे दिमाग में अब तक एक चीज चली गई कि करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. अब व्हाट इज करंट बेसिकली? तो हम जानते हैं करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज. चार्ज का जो फ्लो है उसको हम लोग करंट बोलते हैं. व्हाट इज करंट? करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज. कंडक्टर की बात करूं तो टू बी प्रिसाइज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो मैं अपने स्टेटमेंट को अभी ऐसा बोल सकता हूं, ये दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करने के बाद, कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, इन अनदर वर्ड मोशन में जाएंगे, कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. है कि नहीं? देखो, करंट क्या है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो है. जब इलेक्ट्रॉन मोशन में जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. तो आज मैं अपने इस कंक्लूजन को, जहाँ पे हम बोलते थे कि करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, इसको और आगे जाके गए और हमने बोला कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. क्या बोला हम लोगों ने? मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. अब मूविंग इलेक्ट्रॉन कहाँ पे नहीं है? हर चीज के अंदर है. दुनिया का कोई भी मटेरियल उठा के देख लो, कोई भी मटेरियल, तो उसका सबसे नन्ना मुन्ना पार्टिकल जिसको खुद का एग्जिस्टेंस ही होता है, उसको बोलते हैं अपन उसका मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल के भी अंदर घुसते हो तो जो मिलता है उसको बोलते हैं एटम. और एटम के अंदर हम जानते हैं कि एक सेंट्रल कोर पार्ट होता है जिसके अंदर होता है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, चार्जलेस न्यूट्रॉन, और हमारा नन्ना मुन्ना इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है उसके बाजू में गोल 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 गोल. अरे हाँ या ना? यानी कि टेक्निकली स्पीकिंग ये जो इलेक्ट्रॉन है ये है मोशन में, तो नेचुरली ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. इस हिसाब से देखा जाए तो हर एटम अपने आप में एक मैग्नेट है. क्या बोला? इससे क्या होता है कि हर जो एटम है वो एक तरह से एक मैग्नेट है. इसको हम टू बी प्रिसाइज एटॉमिक मैग्नेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग इसको? एटॉमिक मैग्नेट.
अभी तुम्हारे माइंड में एक सवाल आना चाहिए, सर फिर इस हिसाब से देखा जाए तो दुनिया का हर मटेरियल एटम मॉलिक्यूल से बना है, हर एक मटेरियल का फंडामेंटल पार्टिकल जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इवन हमारे खुद के पास भी एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। मैंने ऐसा पानी की बोतल ली, ऐसा बोतल ली मैंने और ऐसा पानी पिया, थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में मैंने करोड़ों अरबों खरबों मिलियंस एंड ट्रिलियंस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को गटक लिया। आप बोलोगे सर कैसे? अरे पानी का एक मॉलिक्यूल हम लोग पकड़ते हैं जिसका फॉर्मूला है H2O, उसमें हाइड्रोजन के एक एटम के अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, दो एटम के पास दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन होंगे। ऑक्सीजन के एक एटम के अंदर बोलो कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन और मेरे ख्याल से 8 न्यूट्रॉन भी, बरोबर क्या? अरे जानते हो तुमने एक पानी का मॉलिक्यूल खा लिया, खाली एक मॉलिक्यूल, तो तुमने इतने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन गटक लिए। तुम सादे सुधे चीज थोड़ी वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन खा रहे हो हर बार, बराबर है कि नहीं? और तुमने करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल्स अगर पानी के एक घूंट में अंदर समा लिए, अब उनकी भी संख्या तुम गिन सकते हो। बोलेंगे सर कैसे गिन सकते हो? बेटा तूने 18 ग्राम पानी पिया, दूसरी भाषा में 1 मोल पानी पिया, तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो भैया तुमने 6 इंटू क्या कितना 6.22 हाँ जीरो जो भी कुछ 6.022 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल खाए। मजाक है क्या? अब सोचो 18 ग्राम पानी में इतने मॉलिक्यूल और हर मॉलिक्यूल के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो तुम कितना पानी पीते हो एग्जैक्ट नंबर में बता सकते हो कि तुमने कितने इलेक्ट्रॉन खाए, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन। मजाक है क्या? और उसमें से हर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। तो तुम इतना मैग्नेट पी रहे हो, फिर तुम मैग्नेटिक क्यों नहीं बने? उस एंगल से तो तुम इतना मैग्नेटिक बनना चाहिए थे कि यहाँ पे बैठे बैठे तुमने हाथ किया होता, करोड़ों अरबों डॉलर की चिल्लर तुम्हारे पास आ जाती। लोखंड से बनी होती है ना, अबे हाँ या ना, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। तो व्हाट इज द रीजन? ओ बेटा ज्यादा मैग्नेट मत बन, ध्यान दे। व्हाट इज द रीजन कि हर एटम और एटम के अंदर का हर इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेट होने के बावजूद भी सारा मटेरियल मैग्नेटिक नहीं होता। ये हम अगले चैप्टर में और उसके अगले टॉपिक में और उसके अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। पहले हम तो यही पढ़ लेंगे कि वो एक सिंगल एकलौता सा टिंगू सा इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेट बना रहा है, उस मैग्नेट की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m की वैल्यू कितनी है, कितना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है वो छोटा सा एक इलेक्ट्रॉन। सो लेट्स स्टडी दैट इज आवर डेरिवेशन। क्या है अपना डेरिवेशन? मैग्नेटिक फील्ड, बोलो ना किसका? एक नन्हे मुन्ने से बार मैग्नेट का। एक इलेक्ट्रॉन ने कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया उसको हमको निकालना है। ठीक है बच्चों, चलो अभी एकदम सस्ता वाला डेरिवेशन है, बहुत ही सिंपल है, मतलब इतना सिंपल डेरिवेशन कि मैं कहता हूं इसको एग्जाम में 0 मार्क्स के लिए पूछना चाहिए, बराबर है कि नहीं? वो तुम लोगों से बोर्ड ने एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मांगना चाहिए। तुम खाना खाने जाते हो तो स्वीट मांगते हो ना, कॉम्प्लीमेंट्री, खाना खत्म होने के बाद स्वीट फोकट में। उसी तरह से बोर्ड ने पूरा पेपर होने के बाद ये डेरिवेशन बोलना चाहिए कि ये लिखो कॉम्प्लीमेंट्री, नहीं लिखोगे तो 0 मार्क्स, क्योंकि ये है ही मतलब किसी को उसका नाम पूछने जैसा है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? ज्वेल, बस। उसी तरह से बेटा ये डेरिवेशन क्या है? सर ये क्या 2 स्टेप का डेरिवेशन। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, किसी कॉइल में से जब आई करंट जाता है, एन उसके टर्न होते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला ऐसा है NIA। फॉर्म्युला माहिती आहे? नाही? काय उपयोग नाही तुमचा, जानते हो? अब इमेजिन करो कि ये बार मैग्नेट का न्यूक्लियस, उसके अंदर है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, छोटा सा इलेक्ट्रॉन। उसके लिए मैं पूछूं आपको तो n की वैल्यू कितनी है? एक ही टर्न है, उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो n1 हो गया। तो इसके लिए यही फॉर्मूला बन जाएगा I इंटू ए। ऐसा क्यों? क्योंकि नंबर्स ऑफ टर्न्स तो एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना अपन, बराबर है। अब सवाल उठता है सर ये I कैसे निकाले और A कैसे निकाले? चलो ढूंढ लेते हैं। पहले बात करते हैं I की। I क्या है बच्चों? तुम्हारा करंट, और करंट के फॉर्मूले बचपन से पढ़ते आ रहे हैं।
एक फॉर्मूला है चार्ज अपॉन टाइम, एक फॉर्मूला है डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। या तुम चाहे तो लिखो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, तुम्हारी मर्जी। कब होता है ये फॉर्मूला यूज, कब होता है ये फॉर्मूला यूज, जल्दी बोलो। जब करंट कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला, जब करंट वेरिएबल है तो ये फॉर्मूला। अब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यूजुअली न्यूक्लियस के बाजू में कांस्टेंट स्पीड से घूमता रहता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड कांस्टेंट है, तो करंट क्या हो गया तुम्हारा, एक तरह से कांस्टेंट। तो ये करंट कांस्टेंट है हमारा, एकदम सस्ते वाला फॉर्मूले में काम चल गया। तो व्हाट इज योर आई, आई इज क्यू डिवाइडेड बाई टी। फॉर दिस केस क्यू कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज किसका लेंगे, इलेक्ट्रॉन का। टी कौन है, टाइम, कौन सा टाइम लेंगे, एक राउंड मारने को जो टाइम लगता है वो लेंगे। तो हमारा इस केस में फॉर्मूला बन जाएगा ई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। बाळांनो, मला माहिती आहे तुम्हाला कसं कसं होतंय, कारण सोपं नाही आहे तास तास दीड तास लेक्चरला बसणं। तेही विचार करा त्या सिच्युएशनमध्ये जेव्हा माणसाच्या मनामध्ये शिकण्याची इच्छाच नाही आहे, असली तरी ती अतिशय छोटीशी आहे, बरोबर आहे की नाही। आणि त्यासाठी त्याच्यानंतर फिजिक्स सारखा अवघड विषय, बरं त्याच्यातही बेसिक कॉन्सेप्टचे 3, 13, 9, 12 सरांनी किती वेळा रिवाइज केलं तरी आम्ही करत असतो। अशा केसमध्ये एवढ्या सर्टन वाइड सिचुएशन में क्लास में बसना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तुम बैठ रहे हो, इसके लिए मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूं। ई डिवाइडेड बाय व्हाट, टी। व्हाट इज टी बाय द वे, पीरियोडिक टाइम, बराबर है कि नहीं। अब पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला मुझे बताओ। वैसे तो हम लोगों ने बड़ा सिंपल फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, कांस्टेंट जब स्पीड होता है तो फॉर्मूले दादाजी के काम में आते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है तो दादाजी के फॉर्मूले से आंसर आएगा। बोलो रे बच्चा, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो टाइम पीरियड अगर मैं पूछूं टोटल टाइम तो तुम बोलोगे टोटल डिस्टेंस, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है, v, चलेगा। तो हियर व्हाट इज योर t, t इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय v, चलेगा। अब t की वैल्यू डाल दो ऊपर के इक्वेशन में और बताओ जो आपका इक्वेशन है वो कौन सी फॉर्मेट में चला जाएगा। ओके, करंट बताओ पहले तो मुझे, करंट क्या हो जाएगा। करंट होगा E डिवाइडेड बाई टी, बट टी की वैल्यू है 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी, यानी कि इनटू वी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। समझा सबको। तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के बाजू में विथ द वेलोसिटी v इन द रेडियस r, वो इतना करंट तैयार करता है। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड अ सर्कुलर ऑर्बिट इन रेडियस r विथ अ स्पीड v, इट प्रोड्यूसेस और इट इज, वो जो इक्विवेलेंट करंट बनाता है एक तरह से, वो करंट इतना होता है। अब इसके बाद मुझे कौन बताएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। अभी देखा ना अपन ने, I इंटू वाट ए, कौन बताएगा I, देखो अभी ढूंढा तुमने, EV डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। एरिया, अब एरिया किसका होता है, उस लूप का एरिया जिससे वो करंट घूमता है। वायर के केस में वो इस सर्कुलर लूप का एरिया था क्योंकि उस लूप से करंट भेजा था। यहाँ पे ये सर्कल का एरिया होगा, इस ऑर्बिट का एरिया कितना होगा, पाई इंटू आर का स्क्वायर। अब आगे क्या होगा, पाई पाई का टप्पा हो जाएगा, एक एक आर भी का टप्पा हो जाएगा। एम का फॉर्मूला बड़ा सस्ता में आएगा, ई इंटू वी इंटू एक आर बचेगा डिवाइड बाय 2, या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 1/2 EVR। फॉर्मूला तुमको अच्छा लगा, अरे अच्छा लगा कि नहीं लगा, नाइस। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज क्या है बच्चों, वो समझो। ये जो फॉर्मूला है ये तुम्हें बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसका चार्ज E इंटू जिस स्पीड से घूम रहा है उसकी वेलोसिटी v, जिस सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस r, EVR, बराबर है कि नहीं। ओके, PVR जानते हो ना, हाँ ये EVR है, PVR नहीं पिक्चर दिखाते हैं, ये आधा EVR है, तो हाफ EVR ये तुम्हारा फॉर्मूला है। लेकिन एक दिक्कत है, इसमें जो क्वांटिटी है V और R ये बदलती रहेगी। और अगर तुम्हें रोटेशनल मोशन के बारे में कुछ पता है तो तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए कि सर्कुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में, एज लॉन्ग एज एक्सटर्नल टॉर्क किसी के ऊपर एक्ट नहीं होता, उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। अबे हाँ या ना, आप बोलोगे सर कैसे कांस्टेंट होता है, ये तो तुमने लॉ पढ़ के रखे 11th साइंस में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम 11th में पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तुमने 12th में पढ़ा। फोर्स का बेसिक फॉर्मूला बताओ। अब डायरेक्ट ओरिजिन वाला फॉर्मूला, ओरिजिन वाला फॉर्मूला मतलब जिससे फोर्स का फॉर्मूले सारे दुनिया भर के फॉर्मूले बनते हैं, फंडामेंटल फॉर्मूला।
रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अकॉर्डिंग टू न्यूटन। तो टॉर्क का क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अबे हाँ या ना? कोई डाउट है इसमें? पक्का डाउट नहीं है? पक्का। अब मैंने बोला फोर्स है ना एक्ट ही नहीं हो रहा है, तो फोर्स क्या हो गया? जीरो। इधर मैं बोला टॉर्क एक्ट ही नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? जीरो। लेकिन जिसकी डेरिवेटिव जीरो आती है वो खुद क्या होता है? डेरिवेटिव किसकी जीरो आती है? कांस्टेंट की। तो व्हाट दिस इंप्लाइज कि P इज कांस्टेंट। यहाँ पे क्या इंप्लाइज होता है? L इज कांस्टेंट। अब मुझे बताओ, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है न्यूक्लियस के बाजू में, तो तुम गए थे क्या उस इलेक्ट्रॉन को धक्का मारने के लिए? तो कौन इलेक्ट्रॉन को बाहर से फोर्स लगा के, टॉर्क लगा के घुमा रहा है? नहीं। फॉर अ इलेक्ट्रॉन, बराबर कि नहीं? फॉर एन इलेक्ट्रॉन, बोलो, व्हाट इज एक्सटर्नल टॉर्क? जीरो। सो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? कांस्टेंट। दिस इज समथिंग यू मस्ट नो। बट कौन मुझे बताएगा यल का फॉर्मूला? सिखाया है ना तुमको ये फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिवॉल्विंग मटेरियल। अगर याद होगा तो याद करो वो बाहुबली का फॉर्मूला। याद है क्या? ऐसा गोल गोल घुमाने का फॉर्मूला किसके ऊपर डिपेंड होता है? मास सांगे रे इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस एमवीआर। भूल गए? ऐसा सिखा ना मैंने तुमको, कितनी बार बताने के रहे फॉर्मूले। ओके, ये अगर मैं इस फॉर्मूले में डाल दूं, या अगर मैं डालना चाहूं, तो गौर से देखना, तुम्हारे पास E है, V है, R है, M नहीं है। अगर M होता ना तो यहाँ पे मैं L डाल पाता। तो मैं काम करता हूं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखता हूं मैं 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई किया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड किया, इंटू E इंटू V इंटू R। किसी को अड़चन? खाली स्मॉल m मत लिखना, इस साइड में भी m लिखा है तुमने, इस साइड का m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, तो m से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो कोई अड़चन? अब कौन मुझे बताएगा ये क्वांटिटी क्या है तुम्हारी? 1/2 व्हाट इज MVR? दैट इज एंगुलर मोमेंटम इंटू E divided by mass of electron. So this is the formula of magnetic dipole moment. याद रखोगे? So what is magnetic dipole moment? Magnetic dipole moment is what? 1/2। ऐसा लिखते हैं जनरली इस फॉर्मूले को, ऐसा लिखते। देखो मैं तुमको समझाता हूँ कैसे लिखते। ऊपर जो E है और नीचे जो 2 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको साथ में लिखते हैं, और फिर एंगुलर मोमेंटम साथ में लिखते हैं बाजू में। So magnetic dipole moment is directly proportional to angular momentum of the electron. This number is constant, ये बदलने वाला थोड़ी है। वेक्टर फॉर्म में अगर तुम्हारी इच्छा है कि इस फॉर्मूले को वेक्टर में लिखे डायरेक्शन के साथ, तो होता है m का बार इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय ट्वाइस ME, ये तो कांस्टेंट है, L का बार। अब L जो है उसका और m का डायरेक्शन होते हैं अपोजिट। ये समझने के लिए तुम्हें काफी बुद्धि की जरूरत है, काफी लंबा चौड़ा काम है वैसे ये, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा तुमको आइडिया दे दूं, थोड़ा सा ही सही। देखो इलेक्ट्रॉन मान लो इस तरह से रिवॉल्व हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल दिस इज द डायरेक्शन ऑफ L। ओके, और तुम जानते हो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन कैसे होते हैं? कौन मुझे बताएगा ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के लिए डायरेक्शन? जानते हो? इसमें कौन सा पोल बनता है बच्चों? साउथ पोल। देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होते हैं वो नॉर्थ पोल बनाते हैं, और क्लॉकवाइज जो है वो कौन बनाते हैं बच्चों? साउथ पोल बनाते। समझा? अगर ऊपर से देखोगे तो ये तुम्हें साउथ की तरह, और नीचे से देखोगे तो ये नॉर्थ की तरह दिखेगा। और जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है M, उसका डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ। तो यहाँ पे M का डायरेक्शन आया नीचे, L का डायरेक्शन है ऊपर, देयर डायरेक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर, दैट्स व्हाई दिस माइनस साइन। याद रख लोगे? तो डेरिवेशन इन स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म हम लोगों ने कर लिया है खत्म। अपेक्षा करता हूं कि तुम इस डेरिवेशन को अच्छे बच्चों की तरह समझ चुके हो। एग्जाम में उसको बड़ी इज्जत से लिखना पड़ेगा, मैंने खाली मैथमेटिकल पार्ट लिखा है,
तो कुछ इस तरह से तुम लोगों को ये पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ एग्जाम में लिखना बनता है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को ये? श्योर? ओके, दैट्स ऑल। समझा? अगला टॉपिक, व्हाट इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो अभी अभी तुमने जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला बताया वो बताओ क्या था? E डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू L। बरोबर है बच्चों? और मैंने तुम्हें बताया कि बेटा L का वैल्यू जो होता है वो तो कांस्टेंट होता है। तो तुमने एक काम किया, L इस साइड में लाया तो उस बाजू में कौन बचा? E डिवाइडेड बाय 2 इंटू ME। वेरी इंटरेस्टिंग। ये नंबर दिख रहा है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहां पे भी घूमे उसका चार्ज बदलता है, उसका वजन बदलता है, तो ये पूरी वैल्यू बदलेगी नहीं। दिस वैल्यू इज व्हाट? कांस्टेंट। व्हाट दिस इमीडिएटली शो कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी सर्टन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बाजू में यानी कि न्यूक्लियस के बाजू में किसी सर्टन ऑर्बिट में घूम रहा है तो उस ऑर्बिट में हो सकता है उसकी m की वैल्यू कुछ तो आए, उसकी L की वैल्यू कुछ तो आए, बिकॉज ये ऑर्बिट और रेडियस के ऊपर डिपेंड है। m का रेडियस डिपेंडेंट फॉर्मूला है 1/2, बोलो क्या है? EVR। और L का फॉर्मूला क्या है? MVR। सो बोथ डिपेंड ऑन रेडियस, बोथ डिपेंड ऑन वेलोसिटी। सो इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए m अलग आएगा, बाहर वाले के लिए अलग आएगा, दोनों के लिए m का और L का वैल्यू बदलता रहेगा। बट वेरी इंटरेस्टिंगली उनका रेशियो कभी नहीं बदलेगा, ये वैल्यू हमेशा इक्वल टू इतना रहेगा। दैट मीन्स सिंपली m डिवाइडेड बाय L का वैल्यू क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट रहेगा। दिस कांस्टेंट इज नोन एज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं अपन? गायरोमैग्नेटिक रेशियो। सो व्हाट इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो? द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ इलेक्ट्रॉन to its magnetic momentum, angular momentum is always constant. This constant is known as गायरोमैग्नेटिक रेशियो। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एक मार्क्स को एग्जाम में आता है। वो नाम ऐसा डरावना लगता है, बच्चे लिख ही नहीं पाते, लेकिन है क्या वो? इट इज द रेशियो ऑफ स्मॉल एम। कौन है स्मॉल एम? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट टू कैपिटल एल। व्हाट इज कैपिटल एल? एंगुलर मोमेंटम। बराबर? सो द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट to angular momentum of a electron revolving around a nucleus is constant. This constant is known as gyromagnetic ratio. एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गायरोमैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करो। रेशियो क्या है वो तो समझा दिया मैंने, अब वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सा बड़ा तीर मारने वाला वैल्यू है? इसका वैल्यू क्या है? E डिवाइडेड बाय, बोलो, ट्वाइस ME। E का वैल्यू बताओ रे। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। 2 इंटू मास बताओ इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻, कितना? 24 या 31। और इसको करो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करके आंसर आता है इतना। सो द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास के ये डबल है एक्चुअली, 2 डिवाइड भी है ना इसमें, 8.8 इंटू 10⁻10। याद रख लोगे इस वैल्यू को। इस वैल्यू को बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। इसका SI यूनिट और CGS यूनिट तुम लोग लिख सकते हो। क्या होगा? ऊपर चार्ज है किसमें गिनोगे? कूलम में। नीचे मास है किसमें गिनोगे? किलोग्राम में। किलोग्राम में। तो क्या है उसका यूनिट? कूलम पर किलोग्राम। डायमेंशन बस तुम लोग फॉर्मूला यूज कर लो, 2 मिनट में आएगा। ऊपर चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? IT। नीचे मास है, मास का डायमेंशन क्या होता है? M। मास खुद ही डायमेंशन है। सिंप्लीफाई करो, मास की पावर ऊपर जाएगी -1। लेंथ है नहीं, 0। टाइम एक टाइम है। और करंट को I लिखो या A लिखो, तुम्हारी मर्जी। तो ये आ गया तुम्हारा डायमेंशन। सो एग्जाम में ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी हो सकता है कि डिफाइन गायरोमैग्नेटिक रेशियो, करेक्ट नहीं? फाइंड इट्स वैल्यू, राइट इट्स SI यूनिट एंड डायमेंशन। तो ऐसा पूरा क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। होप कि तुम इसको कर पाओगे, कर लोगे, पक्का कर लोगे। नाइस। कैलकुलेट द गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से तुम इसको कैलकुलेट करोगे, वैल्यू डालोगे, कैलकुलेशन करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है? क्या डालोगे? वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू। कैलकुलेशन करके वैल्यू निकालने की कोशिश खुद करना। अगला टॉपिक है व्हाट इज बोहर्स मैग्नेटॉन। अगला टॉपिक है, ये टॉपिक के साथ अपना ये कॉन्सेप्ट खत्म होगा, फिर अपन 10 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर पढ़ेंगे अगला टॉपिक। ठीक है? तो पहले तो बोहर्स मैग्नेटॉन समझते बच्चों।
ओ प्यारे बच्चों, बोलो मत। कौन मुझे बताएगा व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? E divided by twice mass of electron into angular momentum. Let me call this as a equation number 1. अब एक बंदा था, जिस बंदे का नाम था बोहर, नील बोहर। बोर नहीं, हाँ, अब तुम कितना भी बोर होंगे फिर भी इसका नाम बोहर ही बोलने का, ओके। इसने अपने 3 पोस्टुलेट्स लिखे थे। बोर्स एटॉमिक मॉडल तुम केमिस्ट्री में वैसे पढ़ चुके हो और फिजिक्स में आगे आने वाले एक चैप्टर में पढ़ने वाले हो। उसके 3 पोस्टुलेट में से एक पोस्टुलेट बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के बाजू में घूमता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बाजू में जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो ऐसा कहीं पे भी नहीं घूमता, वो ऐसी जगह पे घूमता है, ऐसे ऑर्बिट में घूमता है, आई करे कार्टेनो, कि जिस ऑर्बिट में उसका जो एंगुलर मोमेंटम है ना, वो होता है इंटीजर मल्टीपल। इंटीजर यानी कि 1 2 3 4 5 integer multiple of h divided by twice pi, where h is known as Planck constant. तो h अपॉन ट्वाइस पाई की कुछ तो वैल्यू आएगी, नंबर आएगा कुछ तो। ये उसका कहना है कि इलेक्ट्रॉन बस उसी ऑर्बिट में घूमता है जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम होगा 1 इंटू एच अपॉन ट्वाइस पाई, या 2 इंटू एच अपॉन ट्वाइस पाई, या 3 इंटू एच अपॉन ट्वाइस पाई, एनी इंटीजर नंबर इंटू एच अपॉन ट्वाइस पाई। सो अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट एल इज इक्वल्स टू एन इंटू, बोलो जल्दी से, एच डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई। याद रखोगे। किसी बंदे को लगा कि एच की जगह पे ऐसा बोलने का है, एम वी आर। व्हाट इज दिस एम? दिस एम इज व्हाट? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, इंटू एन डिवाइडेड बाय एच अपॉन ट्वाइस पाई। ऐसा लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी मर्जी, तुम ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, दोनों एक ही चीजें हैं। अब तुम करने वाले क्या हो, या मैं क्या करने वाला हूं, ये जो यल का वैल्यू आया है ना, इसको मैं डालता हूं इस इक्वेशन में, और मैं जो m है यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, इसको निकालता हूं इन द फॉर्म ऑफ प्लैंक कांस्टेंट h। ओके, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा E डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू L, विच वैल्यू इज h इंटू n इंटू h डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई। सिंप्लीफाई किया तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या आएगा ऊपर, n इंटू एच इंटू ई डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू पाई। कोई डाउट है तुमको इसमें? तो अकॉर्डिंग टू बोहर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू आना चाहिए इतना। एक चीज समझो बच्चों, m का सबसे पहला फॉर्मूला बनाया 1/2 EVR, दूसरा फॉर्मूला बनाया, क्या बनाया, E डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू L, तीसरा फॉर्मूला अब बनाया तुमने कौन, n क्या है, इंटीजर है। बाय द वे ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है और ये बताता है इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है। पहले ऑर्बिट के लिए 1, दूसरे ऑर्बिट के लिए 2, तीसरे ऑर्बिट के लिए 3, इंटू प्लैंक कांस्टेंट इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 4 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू पाई। तो तुम्हारे लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के 3 फॉर्मूले आ चुके हैं, तीनों याद रखियो, समझो। अब बोहर ने बोला कि फॉर हाइड्रोजन एटम एंड फॉर फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1। बाय द वे हम बहुत टिपिकल केस पढ़ रहे हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के बाजू में, समझा। तो n की वैल्यू मैंने 1 डाल दी, तो मुझको m क्या मिलेगा, h इंटू ई डिवाइडेड बाय, बोलो 4 me इंटू पाई। अब जरा ना इस पूरे नंबर को देखो, क्या h की वैल्यू बदलेगी, क्या h की वैल्यू बदलेगी? आंसर है नहीं। कौन है h तुम्हारा? कांस्टेंट नंबर है। क्या है h? प्लैंक कांस्टेंट। क्या E की वैल्यू बदलेगी? कौन है E? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। क्या m बदलेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? क्या पाई बदलेगा? ये पूरी की पूरी वैल्यू कैसे बच्चों, कांस्टेंट। फॉर अ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द फर्स्ट ऑर्बिट दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। ये जो भी वैल्यू आती है इसको बोलते हैं बोहर्स मैग्नेटॉन। So the magnetic dipole moment of an electron revolving in the first orbit of hydrogen atom, this value is constant. This number is known as Bohr's magneton. Can you calculate and find this value?
ऑफ कोर्स सारे वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा। ओके, सो ये तुम्हारा फॉर्मूला है, वैल्यू है। ओके, दिख रहा है तुम्हें? एंड दिस वैल्यू इज व्हाट, जो भी कुछ नंबर है, कितना ये नंबर बाय द वे कैलकुलेशन करके वैल्यू फाइंड की तो इतनी आती है 9.274 इंटू 10⁻⁻24। और ये है क्या बच्चों? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, तो इसका यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर नहीं। सो यूनिट इज रॉन्ग। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या है? एम्पियर मीटर स्क्वायर है ना। ओके, ये समझा सबको? किसी को डाउट है इसमें? डिस्कस द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। भारी है चैप्टर, कितना सस्ता चॅप्टर आहे। मैं तुमको ऐसा लगता होगा की किती पटापट पटापट येते। ऑफकोर्स ज्यांचं बेस चांगला आहे आणि ज्यांनी लक्ष दिलेत। देखो बच्चों, तुमने केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उसमें तुमने इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन कैसे अलग अलग ऑर्बिट में घूमते ये पढ़ा था। इवन तुम लोगों ने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, किसी को याद होगा एटलीस्ट ऐसा एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐसा इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, याद है तुमको? बराबर ना? कौन बताएगा मुझे व्हाट दिस एरो रिप्रेजेंट? दिस एरो रिप्रेजेंट स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, कभी 2 से ज्यादा नहीं होते। ये तुम्हारा एक ऑर्बिटल हुआ। ओके, सुन रहे हो? अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो तुमको नजर आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन तुमने ऐसा रिप्रेजेंट किया तो दूसरे का ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज मोशन में घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मोशन में घूमता है, तो इसको बोलते हैं उसका स्पिन मोशन। अब टेक्निकली अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन स्पिन में है, स्पिन मोशन में है, तो कॉमन सेंस है स्पिन मोशन की वजह से भी एक तरह का करंट तैयार होगा, क्योंकि मोशन है एनीवे। और इस करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रहेगा। इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं स्पिन या सिंपली एमएस, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू स्पिन मोशन। साथ में हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में भी तो गोल गोल घूम रहा है, यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल मोशन में भी है, ऑर्बिट में भी गोल गोल घूम रहा है। ऑर्बिटल मोशन में घूमने वाला जो करंट है, ऑर्बिटल करंट, उससे भी तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा। कितनी होगी उसकी वैल्यू? अभी देखिए हमने 3 फॉर्मूले बना दिए, ठीक है? क्यों कैमरा को टच करते हो, उंगली करते हो? तो ये जो है ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू स्पिन मोशन। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इनको डायरेक्शन है, तो मैं ऐसा लिखता हूं। मैंने बोला बेटा टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ड्यू टू स्पिन मोशन प्लस ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। तो the total magnetic dipole moment of an electron revolving around a nucleus is given by magnetic dipole moment due to spin motion plus magnetic dipole moment due to orbital motion। याद रखोगे, सस्ता वाला है, बस निपट गया टॉपिक। यहाँ पे सारा थ्योरी लिखा हुआ है, एग्जाम में आएगा तो तुम्हें कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा। ओके, फॉर्मूला लिखा नहीं है, लेकिन तुम चाहे तो लिख सकते हो टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट is magnetic dipole moment due to the orbital motion plus magnetic dipole moment due to the spin motion. That's all. छुटकू सा टॉपिक खत्म हो चुका है। 10 मिनट का एक लंबा चौड़ा ब्रेक लेना।